बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से एक मुलाकात करने के लिए एक व्यक्ति काफ़ी समय से परेशान था। वो कोशिश कर रहा था कि सिर्फ एक मुलाकात, एक रात उसके साथ बिताना चाहता हूँ। इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा था। आखिरकार कोशिश रंग ले आती है और जब इस बात का पता चलता है जैकलीन फर्नांडीज को कि उसे एक व्यक्ति से मिलना है और इसके लिए चेन्नई जाना है, तो दिन, तारीख, समय सब मुकर्रर हो चुका था। अब यहाँ पहुँचने के लिए प्राइवेट जेट की व्यवस्था की जाती है। ऐसा प्राइवेट जेट जिसकी एक घंटे की लगभग 1.5 लाख रुपए कीमत होती है। किराया लगता है 1.5 लाख रुपए। मुंबई के एयरपोर्ट पर वो प्राइवेट जेट पहुंचता है। ये हीरोइन उसमें बैठती है, सीधा पहुंचती है चेन्नई के एयरपोर्ट पर। अब यहाँ से हयात होटल पहुंचना था, लेकिन पहले से ही हेलीकॉप्टर इस हीरोइन का इंतज़ार कर रहा था। अब ये हेलीकॉप्टर इस एयरपोर्ट, इनकी चेन्नई एयरपोर्ट से उड़कर सीधा पहुँचता है हयात होटल में। वहाँ जाकर पहली बार उस व्यक्ति से मुलाकात होती है। पूरी रात दोनों साथ रहते हैं और साथ रहने के बाद फिर वो वापस चली आती है। जैसे गई थी वैसे ही वापस आती है। हेलीकॉप्टर वहाँ से चेन्नई के एयरपोर्ट छोड़ता है और चेन्नई के एयरपोर्ट से फिर वही प्राइवेट जेट मुंबई छोड़ता है। ये मुलाकात बहुत हसीन थी। इसके बाद इस व्यक्ति ने अलग अलग बार में कि उसकी बहन और भाई हीरोइन के, जैकलीन फर्नांडीज के, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में रहते हैं, तो उन्हें थोड़े बहुत नहीं, लगभग 7 करोड़ रुपए के उपहार भी दिए और वो खुश हो जाती है। ऐसी महंगी महंगी कारें, घड़ियाँ, ये सब क्या चीज़ नहीं थी। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस व्यक्ति की सच्ची घटना है। यदि इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताया जाए और जैकलीन फर्नांडीज के बारे में बात ना की जाए तो ये कहानी वाकई अधूरी होगी। और ये कहानी ऐसी है कि हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में ये हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। और किसी भी दिन, कभी भी आपके सामने इस व्यक्ति की बॉलीवुड या हॉलीवुड या कोई भी ऐसा वेब सीरीज़ अगर सामने आती है तो ये आपको आश्चर्य होने की, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहानी अपने आप में ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल एक अदिति सिंह नाम की एक महिला, उसके पास 15 जून 2020 को एक फ़ोन आता है। और जो फ़ोन आता है वो फ़ोन, उससे पहले कि वो फ़ोन को उठा पाती, सबसे पहले ट्रू कलर पर देखती है तो उसमें साफ लिखा आ रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। फ़ोन को देखती है और एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं और वो समझ जाती है कि भारत सरकार के किसी नुमाइंदे का फ़ोन है। उधर से आवाज़ आती है कि क्या मेरी बात अदिति सिंह से हो रही है? तो अदिति सिंह कहती हैं कि जहाँ आपकी बात अदिति सिंह से हो रही है। तब उसके बाद वो कहता है कि मैं अनूप कपूर बात कर रहा हूँ। अनूप कपूर जो कि केंद्रीय कानून सचिव है, वहाँ से बोल रहा हूँ, भारत सरकार से। और मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। दरअसल बात कुछ इस तरह की है कि ये एक प्राइवेट कॉल है। आप इस बात को किसी से शेयर ना करें, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय से, पीएमओ ऑफिस से मुझे आदेश हुआ है आपसे बात करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपके बारे में जाना है, आपके जो पति हैं शिवेंद्र मोहन सिंह, उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सारा काम किया है, इसलिए हम उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं। भारत सरकार उनकी सेवाएं लेना चाहती है। कोविड-19 जिस तरह से पूरे देश में फैल रहा है, उससे बचाव के लिए आपके पति बहुत मददगार साबित होंगे। एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में वो शामिल रहेंगे। इससे पहले कि वो कुछ बात कह पाती उसकी पत्नी अदिति सिंह कुछ कह पाती, तो अदिति सिंह सवाल करती। तभी उधर से एक बात आती है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछने वाली हो। दरअसल वो व्यक्ति जिसका नाम अनूप कपूर होता है, जो कि केंद्रीय कानून सचिव अपने आप को बता रहा था, उसने कहा कि ये जो तुम्हारे पति हैं वो 2019 से यानी कि 17 अक्टूबर 2019 से तिहाड़ की जेल में बंद हैं और उन पर आर्थिक घपलेबाजी का आरोप लगा था। तो ये भारत सरकार उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहती है और उसे जेल से निकालना चाहती है। जेल से निकालने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, तो क्या आप इस प्रक्रिया में हमारा साथ देंगी? जब अदिति सिंह के सामने ये बात आती है तो अदिति सिंह वाकई खुश हो जाती है। इतना खुश होती है क्योंकि वो काफ़ी समय से, लगभग कई महीनों से अपने पति को जेल से बाहर निकालने की तमाम कोशिश कर रही थी। न केवल उसका पति था बल्कि उसका जेठ भी था, मलविंदर को भी बाहर निकालना चाहती थी और उसका पति शिवेंद्र मोहन सिंह, इसको भी बाहर निकालना चाहती थी। और अचानक से उसके पास फ़ोन आ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। बातचीत का सिलसिला इससे पहले कि और लंबा चलता है, फ़ोन कट हो जाता है और शाम को एक बार फिर से फ़ोन आता है। अब की बार अभिनव फ़ोन कर रहा था। अभिनव कहता है कि मैं अनूप कपूर जो हैं मैं उनका अवर सचिव बात कर रहा हूँ केंद्रीय गृह मंत्रालय से, और आपको हमारी बातें भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो भी सुन रहे हैं। फ़ोन स्पीकर पे लगा हुआ है। तो
तो इसलिए आपको बेफिक्र रहेंगे, जो भी बात है ये बात सारी गोपनीय है, इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना, शेयर नहीं करना है। तो पूरी तरह से इस महिला से बातचीत होती है, महिला वो खुश हो जाती है और खुश होने के बाद उसे लगता है कि बहुत जल्दी उसके पति से उसकी मुलाकात होने वाली है, क्योंकि कोविड-19 का इस कदर दौर चल रहा था, इस कदर भय चल रहा था कि जेल में रहने वाले लोगों के ऊपर खासकर खतरा सताया हुआ था। और ये जो व्यक्ति है जिसका नाम मैं ले रहा हूँ बार बार, शिवेंद्र मोहन सिंह और उसका भाई मलविंदर, ये कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े आदमी होते हैं, उद्योगपति होते हैं। रेलिगेयर एंड रेनवैक्सी और फोर्टिज हॉस्पिटल के चैन बनी हुई है उसके वाइस चेयरमैन होते हैं। अपना आप में बहुत बड़ा नाम होता है। बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि एक बार फिर से फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं, यानी कि सरकार ये चाहती है और जिन्होंने कहा है आपके पति को बाहर निकालने के लिए, वो चाहते हैं कि आप पार्टी फंड में ज़्यादा नहीं, बस 20 करोड़ रुपए दे दीजिए। बात जब 20 करोड़ की आती है तो वो महिला कहती है 20 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, वो तो इससे ज़्यादा भी खर्च करने को तैयार है। और पहली किश्त यानी कि 1 करोड़ रुपए एक हांगकांग के खाते में डलवाए जाते हैं और साथ ही 19 करोड़ रुपए दिल्ली में किसी को देने थे। बात पूरी तय हो जाती है और तय होने के बाद वो 19 करोड़ रुपए बैग में रखती है और जहां तारीख या लोग निर्धारित थे, एक कार आती है और कार में पहले से एक व्यक्ति होता है, उसे बैग दे दिया जाता है। 19 करोड़ रुपए उसके पास पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद फिर से फ़ोन आता है, कोई अधिकारी बोल रहे हैं, कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, पीएमओ साहब के यहाँ से जो बात चल रही थी वो सब खुश हैं और हमारा और आपका एक रिश्ता मजबूत रिश्ता है, हम बहुत जल्दी ही आपके पति को निकालने वाले हैं, क्योंकि अब नया काम जो शुरू होने वाला है लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। वो पत्नी खुश हो जाती है और खुश होने के बाद फिर यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर पैसे की डिमांड आती है, फिर वो पैसे देती है, फिर पैसे की डिमांड आती है, फिर वो पैसे देती है। धीरे धीरे करके वो लगभग 200 करोड़ रुपए इसी तरह से शेयर कर देती है, इस तरह से दे देती है। यानी कि जब खाते से 200 करोड़ रुपए जाते हैं और इन दोनों भाइयों पर आर्थिक घपलेबाजी का आरोप लगा था, पहले से ही ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की पहले से ही इन पर नज़र थी। अब प्रवर्तन निदेशालय ने जब ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो क्यों हुआ है, तब अदिति सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। उससे कहा जाता है कि ये 200 करोड़ रुपए तुमने अपने खाते से कहाँ भेजे हैं, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो वो इधर उधर की बातें बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब एक एक डिटेल, एक एक चीज़ जब ईडी के पास थी तो वो कहीं बच नहीं सकती थी। इसलिए उसने अब पूरी बात बताई। उसने कहा कि साहब ऐसे से मेरे पास फ़ोन आया था। अब ईडी वाले अब पुलिस की मदद से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और जांच पड़ताल में जुटने के बाद जब देखते हैं तो ये लैंडलाइन जो नंबर होता है वो एक साइट है स्पूफिंग ऐप, उसी के माध्यम से वो होता तो विदेशी नंबर था, लेकिन लैंडलाइन नंबर में वो किस तरह से परिवर्तित कर दिया जाता था, जिसलिए सामने वाला आदमी धोखा खा जाता है। पता चलता है कि वो असली है ही नहीं, कोई जालसाजी हुई है, 200 करोड़ रुपए की अदिति सिंह से ठगी हो चुकी है। अब पुलिस के लिए वाकई ये जांच का विषय था। पुलिस जांच करना चाहती थी और जांच करने पर जब पुलिस आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते पता चलता है कि ये रोहिणी के जो इलाके में नेटवर्क लगे हुए हैं, तो उस नेटवर्क से बातचीत चल रही थी। और थोड़ा नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा करीब जाने की कोशिश करते हैं तो रोहिणी में जो तिहाड़ जेल है, उस तिहाड़ जेल से ये बातचीत की जा रही थी। तिहाड़ जेल का जब नाम आता है तो वाकई हैरानी होती है। फिर पुलिस वाले और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तब बैरक नंबर 204 वार्ड नंबर 3 में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुकेश चंद्रशेखर। दरअसल ये बातचीत जो हो रही थी अब तक 1 साल में, यानी कि बातचीत शुरुआत होती है जून का महीना था 2020 से और सीधा 2021 आ जाता है मई का महीना। ये लगभग 12 महीने में 40 बार ट्रांजैक्शन होती है और यहाँ से फ़ोन लगातार हो रहा था। अलग अलग नंबर आते थे, अलग अलग बातें हो रही थी, ज़्यादातर लैंडलाइन नंबर। वो किस टेक्निक से था, वो टेक्निक का मामला जो था वो एक ऐप के माध्यम से चल रहा था। पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं तो जांच पड़ताल करने के बाद फिर पता चलता है कि ये नाम सुकेश चंद्रशेखर एक नाम आता है और सुकेश चंद्रशेखर के बारे में जब पता चलता है तो पुलिस वालों को याद आता है कि इस व्यक्ति को तो हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ पकड़ा था। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि तमिलनाडु में जिस तरह से जयललिता की मौत होने के बाद उनकी पार्टी पर, उनकी सत्ता पर, उनके जो भी मामला था उन पर कब्ज़ा करने के लिए आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और उनका जो 2 पत्ते वाला जो चुनाव चिन्ह था वो खटाई में पड़ जाता है। यानी कि चुनाव चिन्ह को कब्जे में ले लिया था चुनाव अधिकारियों ने। अब चुनाव चिन्ह को वापस लेने के लिए शशिकला के जो भतीजे हैं दिनाकरण सिंह, वो बार बार कोशिश कर रहे थे, दिनाकरण,
और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तभी सुकेश उनसे मिलता है, उनसे कहता है कि दिल्ली में जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत है, उनसे मेरी पहचान है, अगर आप कहें तो मैं इस चुनाव चिन्ह यानी कि 2 पत्ते आपको ला के दे दूँगा, और इसके लिए 50 करोड़ रुपए में डील हो जाती है। चुनाव अधिकारियों से बातचीत की सिलसिला शुरू होता है। दिल्ली के होटल में एक मीटिंग रखी जाती है। सुकेश चंद्रशेखर वहाँ पहुँचता है और अधिकारी जब पहुँचते हैं तो बातचीत जब शुरू ही हो रही थी, 50 करोड़ रुपए की पेशकश भी दी जाती है, लेकिन चुनाव अधिकारियों ने पहले से जाल बिछाया हुआ था और जाल बिछाने के बाद सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार कर लिया जाता है सीधा उसको तिहाड़ जेल में रख दिया जाता है। अब यहाँ तिहाड़ जेल में उसको रहना नहीं चाहता था। अब यहाँ उसने जेल के अधिकारियों से बातचीत की और जेल के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद, क्योंकि ये बात जब पुलिस इसके पास तक पहुँचती है, वहाँ जब जेल के बैरक नंबर 204 के वार्ड नंबर 3 में जब छापेमारी करती है तो पता चलता है कि 40 कैदियों की क्षमता वाला ये जो बैरक होता है, इसमें एक अकेला व्यक्ति था, चंद्रशेखर, यानी कि सुकेश चंद्रशेखर अकेला ही रह रहा था। वहाँ उसके ठाट बाट, हालांकि कैमरे लगे हुए थे लेकिन कैमरों को पहले से ही बंद कर दिया गया था। वहाँ कैमरे ज़रूर थे, काम ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उसको देख नहीं पा रहे थे क्योंकि पहले से ही कैमरे को बंद कर दिया, कहीं कपड़े के माध्यम से, कहीं किसी पे बोतल लगा दी थी, कहीं कुछ कर दिया था। अब पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुटते हैं तो पता चलता है कि जेल के छोटे से छोटे व्यक्ति यानी कि कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी को उसने ख़रीद लिया था। 1 करोड़ रुपये प्रति माह की दर से वो उन्हें गिफ्ट देता था, उन्हें पैसे देता था, इसलिए उस पर किसी की नज़र नहीं होती थी, इसीलिए उसके बैरक को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। और यहीं जब बातचीत चल रही थी, बातचीत चलते चलते एक दिन उसने एक व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति का नाम होता है, जो कि अदिति सिंह का पति होता है, शिवेंद्र मोहन सिंह। और शिवेंद्र मोहन सिंह की एक एक बारीकियाँ उसको जेल में रह के ही पता चलती हैं और यहीं से वो एक फ़ोन का इंतज़ाम करता है, जेलर उसको फ़ोन का इंतज़ाम कराता है और यहीं से वो ठगी की शुरुआत करता है और लगभग 40 बार में 200 करोड़ रुपए जब लूट लेता है, लूटने के बाद एक नाम और बड़ा नाम आता है फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का। जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तमिलनाडु का एक मुदेरी जगह है, वहां का रहने वाला था और इसके पिता विजयन चंद्रशेखर जो कि रबड़ के ठेकेदार और प्राइवेट टाइम मतलब पार्ट टाइम जॉब करते थे और माँ इसकी हाउस वाइफ रहा करती थी। बहुत ही सिंपल सा परिवार, बहुत ही सामान्य से लोग, लेकिन इसके पिता ने एक मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, इसलिए अपने बेटे का उन्होंने बाल्डविन हाई स्कूल में एडमिशन करा दिया था। और बाल्डविन हाई स्कूल में एडमिशन कराने के बाद वहाँ देखा तो वहाँ शहर के जितने भी प्रतिष्ठित लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में भेजते थे, लेकिन इसका जवाब होता है विजयन चंद्रशेखर, वो अपने बेटे को स्कूटर पर लेके जाया करता था। स्कूटर पर लेके जाता था, तभी सुकेश चंद्रशेखर के दिमाग में आता है कि वो अपने आपको इतना बड़ा आदमी बनाएगा जिसका शायद लोग इतिहास में नाम याद रखेंगे कि हाँ कोई इतना बड़ा आदमी भी रहा है। और तभी उसने बड़ा आदमी बनने के उसमें एरफेर में जब वो बालिग नहीं हुआ था, नाबालिग था, तब सन 2006 में उसने पुलिस कमिश्नर का एक लेटर अपने पास तैयार किया फर्जी तरीके से और उसमें लिखा कि इस व्यक्ति को पूरे कर्नाटक प्रदेश में कहीं भी घूमने की अनुमति है, यानी कि वो अभी नाबालिग है, कार और बाइक कहीं भी चला सकता है। पुलिस वाले जब उसे रोकते थे, टोकते थे, तभी वो पुलिस कमिश्नर का लेटर दिखा दिया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, खुद उसी पुलिस कमिश्नर के सामने लड़का पड़ जाता है और वो कार से चला रहा था, तो वो दिखाता है कि मेरे पास पुलिस कमिश्नर का लेटर है, आप मुझे पकड़ नहीं सकते। तो पुलिस कमिश्नर अपने ही हस्ताक्षर देख के हैरान था, परेशान था कि ये हस्ताक्षर तो मेरे है ही नहीं, ये फर्जी लेटर है, और अब तक वो पुलिस वालों का बेवकूफ़ बना रहा था। तब पुलिस वाले इसे पहली बार जब ये नाबालिग होता है इसको पकड़ते हैं, इसके साथ ही इसके पिता को भी पकड़ते हैं। उसके बाद सन 2007 में वो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति से 1,15,00,000 रुपए की ठगी करता है, तब वैसे ही उसको लूट लेता है। इस तरह से उसकी ठगी की शुरुआत होती है और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता चला जाता है। और इसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि, वो खुद को उनका पोता बताया करता था। हमेशा अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा के घूमता था और लाल बत्ती भी कुछ ऐसी होती थी, बहुत ही लग्जरी उसकी लाल बत्ती होती थी, जो देखता था उसको बिना सैल्यूट के रुकता ही नहीं था। एक सामान्य सा लड़का, लेकिन सामान्य से लड़के की एक सबसे ख़ास बात थी, सबसे दिलचस्प बात थी, उसको हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ ऐसी भाषाएं, जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ वैसे ही वो मलयालम, कन्नड़, तमिल और अंग्रेज़ी में वैसी बात करता था। उसकी बातचीत करने का जो अंदाज़ होता था, वो कभी भी अपने आप को या तो बताता था कि मैं मुख्यमंत्री का पोता बात कर रहा हूँ, या कहता था कि मैं IAS ऑफिसर बात कर रहा हूँ, या कहता था कि मैं एक बड़ा उद्योगपति बात कर रहा हूँ। और धीरे धीरे करके उसने लोगों को इस तरह से छलना शुरू किया।
छलते छलते उसने एक बार IAS ऑफिसर बनकर एक व्यक्ति को फ़ोन करता है जो उद्योगपति होता है। उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक टेंडर की ज़रूरत है जो कि 132 करोड़ रुपए का टेंडर है। यदि आप चाहते हैं कि इस टेंडर में आप शामिल होना चाहते हैं तो मैं आपको ये टेंडर दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इसके लिए उसने कैनरा बैंक में एक खाता खुलवाने की बात की और लगभग 19 करोड़ रुपए उस खाते में डलवाने की बात की। अब उस व्यक्ति के पास, उस उद्योगपति के पास 19 करोड़ रुपए एक साथ नहीं थे। तब उसने कैनरा बैंक से लोन लिया। लोन लेने में बड़ी मशक्क़त होती हैं क्योंकि वो लोन हो नहीं सकता था। इसने मैनेजर को भी शामिल कर लिया और मैनेजर्स को भी उसमें इन्वॉल्व करते उसको भी रिश्वत देने की बात की, यानी कि उसको भी गिफ्ट देने की बात की। आखिरकार वो मैनेजर भी तैयार हो जाता है और 19 करोड़ रुपए खाते में डाल दिए जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग सतर्क होते, सचेत होते, पता चलता है कि 12 करोड़ रुपए खाते से निकाले जा चुके हैं और वो खाता जब तक सीज किया तब तक 12 करोड़ रुपए खाते से निकल चुके थे। ऐसे ही उसका सिलसिला आगे बढ़ता रहता है और इसी बीच में उसने एक मलयालम की फ़िल्म अभिनेत्री होती है लीना मारिया पाल, दरअसल उसके पास खबर भिजवाता है कि मैं तुम्हें लेके एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ फ़िल्म में काम करोगी। ये हीरोइन उसके पास पहुँचती है। यहाँ पहले से ही लाल बत्ती की गाड़ी होती है, उसकी सुरक्षा में लगे हुए बहुत सारे लोग होते हैं। पैसे की इसके पास कमी नहीं थी। अब तक 100 से ज़्यादा करोड़ रुपए की ये ठगी कर चुका था। बहुत ही पैसा था इसके पास, बहुत सारे लोग आओ भगत। जब पैसा इंसान के पास आता है तो ये सब चीज़ें आसानी से आती चली जाती हैं। ये हीरोइन से मिलती है। मिलने के बाद जब लाल बत्ती की गाड़ी में बैठती है तो उसको सैल्यूट मिलते चले जाते हैं। जहाँ जाती है वहीं उसका एक रुतबा बढ़ता चला जाता है। तो इस हीरोइन को उससे प्यार हो जाता है। जब तक वो समझ पाती तब तक उसको उससे प्यार हो जाता है और उसके दोनों के आपस में एक शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इसके बाद इसी बीच में पकड़ा जाता है। पुलिस वाले इसको जेल में डाल देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको ज़मानत मिल जाती है। उधर इसने हीरोइन जब ये शारीरिक संबंध बनते हैं तो वो गर्भवती भी हो जाती है। उसने सोचा कि वो शायद जेल से कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए वो अपना गर्भपात करा लेती है। लेकिन फिर से वो उससे मिलती है और मिलकर जब बातचीत करती है, बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शामिल हो जाते हैं और यहाँ से फिर ये इस तरह से ठगी करने लगते हैं और ठगी करते करते धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ने लगते हैं। कुल मिलाकर अब ठगी में ये महिला भी शामिल हो जाती है। लेकिन इसी बीच में एम करुणानिधि या फिर ये कहें कि बड़े बड़े नेताओं के साथ इसका उठना बैठना, इसने लगभग 100 लोगों के साथ ठगी की और 10 साल में नहीं 15 साल में लगभग 500 करोड़ रुपए की ठगी को ये अंजाम दे चुका था। और इसलिए इसने कुछ हीरोइन होती हैं उन पर ये पैसा खर्च करता था। सबसे ज़्यादा पैसे इसने जो खर्च किए जैकलीन फर्नांडीज़ पे खर्च किए, चाहे सऊदी अरब की बिल्लियाँ हों या फिर विदेशी घोड़े हों जिसकी कीमत 50 लाख रुपए या फिर बिल्लियों की कीमत 10 लाख रुपए, महंगी महंगी गाड़ियाँ। उसके पास ऐसी क्या चीज़ नहीं थी, उसने इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास होती हैं, जो उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। इसके पास बहुत सारे ऐसे कारें होती हैं जो कि 54 करोड़ रुपए की लगभग उसके पास कार ही मिलती हैं। और ऐसे ही हीरोइनों को ये देता था गिफ्ट वगैरह। तो इसने नोरा फतेही, जानवी कपूर, सारा अली खान, भूमि पेडनेकर, इनको भी इसने गिफ्ट देने की कोशिश की। लगभग 7 करोड़ रुपए के गिफ्ट इसने इन हीरोइनों को पहुंचाए थे। लेकिन जब ईडी जांच करती है, पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि इन हीरोइनों ने उसकी गिफ्ट लेने से इनकार कर दिए थे। लेकिन जैकलीन फर्नांडीज़ के पास उसने बहुत सारे गिफ्ट भेजे और वो उसके झांसे में फंसते चली जाती है। लगभग 4-5 बार जैकलीन फर्नांडीज़ से उसे पूछताछ भी होती है, लेकिन अभी तक उस पर जो शिकंजा कसा हुआ है वो शायद बच नहीं पा रही है। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए जिस तरह से उसने ठगी को अंजाम दिया और जाने मैंने उद्योगपति की पत्नी अदिति सिंह से उसने 200 करोड़ रुपए की ठगी की, वो वाकई अपना आप में एक इतिहास बन जाता है। लोग इस बात को सुनकर सोचकर हैरान रह जाते हैं कि एक व्यक्ति आखिरकार इतना चालाक कैसे हो सकता है। उसने जेल के सारे अधिकारियों को ख़रीद लिया था और वो सारी सुविधाएं उस तक पहुंचाया करते थे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आजकल फ़ोन पर बहुत सारी ठगी के मामले आते हैं, लेकिन आपको सचेत रहना है और सतर्क रहना है। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें सक्षम मिश्रा हैं, कार्तिक यादव, काजल बिहार से हैं, फ़हीम खान मेवात से हैं, सलोनी सोनी झारखंड से हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही तरुण पाठक हैं बिहार से, देवेंद्र यदुवंशी बांदा से हैं, राहुल कुमार राजस्थान से, नसीम अहमद अमर सिंह राजस्थान से, उस्मान मलिक सहारनपुर से, सनी अरोड़ा, लाल बाबू, प्रमोद कुमार गुप्ता मोतिहारी से, अमन ठाकुर, मुरलीधरन नारायण नायर केरला से हैं, बंसी ठाकुर ओमान से हैं। इन सभी ने नाम लेने की अपील की थी। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।